DPP नंबर 9 235 4 भी है, 1 भी आ रहा है इसमें। इलेवन का 3 एंड 6 चेक कर लेते हैं, वो 3 8 आ रहा है। सर वो 11 का 6 है और 8 अलग से डाउट है। ओके, 11 का 3 एंड 6 और 8 अलग से डाउट है, चेक कर लेते हैं उसमें। इलेवन का 4 भी है, चेक कर लेते हैं उसको भी। और इसके अलावा कोई डाउट जो ऑलरेडी बोर्ड पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 8 और 11 का ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में which does not give 3 mole of AgBr with excess, which does give 3 mole of AgBr with excess AgNO3। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बताया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, तो जो काउंटर आयन में Br प्रेजेंट होगा वही Br आफ्टर रिएक्शन विद AgNO3 AgBr दे पाएगा वहां पे। इसमें बस देखना था कि काउंटर आयन में किस कॉम्प्लेक्स में 3 Br प्रेजेंट है। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वहां पे है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर है वहां पे? ये तो अब क्लियर हो जाना चाहिए, इतना हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये क्या रहता है यहाँ पे? Br3 जब AgNO3 एक्सेस का साथ रिएक्शन होगा यहाँ पे है, ये क्या बनाएगा? तो जितना Br एज ए काउंटर आयन में, जितना Br काउंटर आयन में प्रेजेंट होगा उतना ही AgBr बनाएगा, क्योंकि ये तो एक्सेस में है, तो इस पे डिपेंड करता है कि कितना AgBr बनेगा। यहाँ पे 3 Br एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो ये 3 मोल AgBr बन पाएगा। अगर काउंटर आयन में 2 ही Br प्रेजेंट होता तो 2 ही मोल AgBr बनाता। इसमें बोला जा रहा है कि 3 मोल ऑफ AgBr। आंसर क्या आता है इसमें? 1 ही। 2 मोल बोला जाता 2 मोल ऑफ AgBr तो सेकंड आंसर आता। 1 मोल AgBr बोला जाता तो थर्ड, 0 मोल AgBr तो फोर्थ। इस तरीके से सोचना था। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो आ रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आगे पढ़ोगे ब्लॉक केमिस्ट्री, तो वहां पे ये आएगा पी ब्लॉक डी ब्लॉक में। बट यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर याद रखना है। बाकी ये भी क्वेश्चन लोग क्लास में भी किए हुए हैं, बट इसका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये याद रखना था। Fe H2O5 NO SO4, इसी का नेम क्या होता है? इसी कॉम्प्लेक्स का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है। ये बस याद रख लेना था यहाँ पे। बाकी ये क्लास में भी कराया गया नोमेनक्लेचर इसका। बाकी इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है Fe का। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो कि इन केस ऑफ Fe NO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? +1। यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, SO4 का -1। ओवरऑल क्या रहता है? Fe का +1। ये क्या आता है? Fe का +1। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे मैंने बताया कि जितना Br एज ए काउंटर आयन प्रेजेंट है। अब ये चीजें क्लियर हो कि काउंटर आयन का मीनिंग क्या है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड है वो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, और ये क्या है? काउंटर आयन। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के आउटसाइड का पार्ट है, आउटसाइड जितना Br प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे 3 Br प्रेजेंट है, तो 3 मोल AgBr बनेगा यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन विद AgNO3। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखोगे फर्स्ट का ही, उसमें 2 ही Br2 बाहर किया गया, इस टाइप से आ रहा है वहां पर CONH3 5। तो जो ब्रोमीन की कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में प्रेजेंट है वो कभी भी Br AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये आयोनाइज होता ही नहीं है। तो जो Br एज ए काउंटर आयन में प्रेजेंट है वही रिएक्ट कर पाता है AgNO3 के साथ। और जब ये इसमें 2 ही Br बाहर है तो ये कितना मोल बनाएगा?
AgBr आफ्टर रिएक्शन विद AgNO3 2 मोल AgBr। इसमें क्या डाउट आ रहा है? फिर सिंपल सा ये कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अभी से याद रखो, तो इसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। Fe2O5NO और काउंटर आयन में SO4। क्वेश्चन नंबर 3, select the correct option for the Rogy-Reid complex obtained in the detection of Ni2 plus। ये भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं, बस इसका नेम नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ेंगे Ni, पढ़ चुके हैं NiDMG ट्वाइस। इसी कॉम्प्लेक्स को बोला जा रहा है यहाँ पे रोजी-रेड कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन इन द डिटेक्शन ऑफ Ni2 प्लस। और ये कॉम्प्लेक्स हम लोग क्लास में डिटेल में कर चुके हैं। डीएमजी क्या होता है हम लोग बाइडेंटल लिगेंड्स में भी पढ़ चुके हैं डीएमजी। बाकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं खुद से। डीएमजी कैसा लिगेंड्स है? मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड? बाइडेंट। बाइडेंटेड बाइडेंट सही है। और बाइडेंटेड लिगेंड्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है? 2 × 2 4। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर, क्लास में किए हुए हैं। डीएमजी पे कितना चार्ज होता है? -1। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट Ni+2 उसके अकॉर्डिंग लिखोगे यहाँ पे। और डीएमजी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह काम करता है यहाँ पे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी आ पाएगा। थर्ड है, बाकी क्लास में किया हुआ एग्जांपल एक बार देखोगे है, बस नेम लोगों ने नहीं देखा था रोजी-रेड कॉम्प्लेक्स। थर्ड ऑप्शन है चिलेटिंग लिगेंड्स इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही है। जो भी बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है उसको क्या बोलते हैं लोग? चिलेटिंग लिगेंड्स। क्यों चिलेटिंग लिगेंड्स? क्योंकि वो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? कोई भी अगर कि EN आ रहा है नॉर्मल सा, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स होता है वहां पे है, वो रिंग का फॉर्मेशन करता है जो भी मेटल होता है वहां पे। उसी को क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। और जो भी लिगेंड्स रिंग का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिक लिगेंड्स। तो मोनोडेंटेड के अलावा जो भी लिगेंड्स होगा वो चिलेटिक लिगेंड्स हो पाता है, चाहे वो बाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जो भी रहेगा वो। ये एक चिलेटिक लिगेंड्स भी होगा। लेट मींस इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे चेक भी करो। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फोर्थ आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये थोड़ा सा इसमें मेमोरी बेस्ड पार्ट रहेगा। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ब्लू। कौन सा कॉम्प्लेक्स ब्लू रहेगा यहाँ पे? तो ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है खुद डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि जो कुछ लॉजिक रहेगा तभी उन्होंने लगा पाएंगे। अब यहाँ पे इसके कोई अलग से लॉजिक नहीं है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, कौन सा ब्लू रहेगा यहाँ पे। इसमें जो भी आ रहा आंसर तुम्हारा इसमें 1 2 3 Fe, क्योंकि हर केस में क्या आ रहा है? Cn, NH4 और H2 और HCN। यहाँ पर हम एक ये चेक कर सकते हैं इस केस में कि Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट में अगर हम लोग चेक करें फोर्थ के फर्स्ट ऑप्शन में Fe का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वहां पे ये क्या रहेगा? बेसिकली Fe अगर दो पार्ट में उसको ब्रेक करें Fe3+ और एक क्या आ जाता है यहाँ पे FeCN6 4-। इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा यहाँ पे? +2। और फिर थर्ड में फिर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से तुम्हारा उसमें +3 आ जा रहा है वहां पे। इसका कुछ अलग से लॉजिक नहीं रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 5 में ये ब्लू और येलो कलर अगर पूछा जा रहा है यहाँ पे इसमें डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देख लो जो भी फोर्थ का आंसर आ रहा है यहाँ पे है, वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी एग्जाम में कि मेमोरी बेस्ड कौन सा ब्लू कौन सा येलो। इसका जो आंसर आ जाता है यहाँ पे जो भी है वो चेक कर लो वहां पे 1 2 3 या 4 में से जो भी ऑप्शन उसको चेक करो। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम आ रहा है वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसिपिटेट आर येलो। कौन सा येलो कलर का रहेगा यहाँ पे? तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शन है ABCD, 1 2 3 4।
उसमें भी जो तुम्हें आ रहा आंसर उसको याद रख सकते हो यहाँ पे। बाकी एक बार मैं चेक करता हूँ अगर एनसीईआरटी में शायद कुछ कॉम्प्लेक्स का दे रखा है कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर जब बुक में दिया हुआ है तो हो सकता है कि ये चीजें एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हो, और एनसीईआरटी में अगर डायरेक्ट दिया गया है तो फिर उस पार्ट को याद रखना है वहाँ पे। एक बार तुम लोग भी चेक करोगे एनसीईआरटी बुक, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे देने का मीनिंग है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में होगा ही है इस कंपाउंड का कलर, तभी वो डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। एक बार एनसीईआरटी बुक देखोगे और मैं भी चेक करता हूँ अगर ऐसा है तो उसको फिर बुक से याद रखना रहेगा। तो ठीक है, 4 5 तुम लोग एक बार एनसीईआरटी में देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट दिया गया तो कहीं ना कहीं उसमें कलर दे रखा हो ये सारे कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 8 था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम आयनिक कंडक्टिविटी के लिए क्या चेक करोगे? आई का वैल्यू, वेंट ऑफ हेक्टर। जिसके लिए वेंट ऑफ हेक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का आयनिक कंडक्टिव, दैट मीन्स नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा होगा। मोर आयनिक कंडक्टिविटी क्या चेक करें? नंबर ऑफ आयन्स मोर आ रहा है वहां पर। तो चेक कर लेते हैं हर एक केस में जाकर के। फर्स्ट में आई का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ सब लोग? 8 का फर्स्ट ऑप्शन 5 5 5 बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसे ब्रेक होता है वहां पे? 4K प्लस, और ये जो कम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे Fe CN होल 6 माइनस ए की 4, और ये प्लस, आई का वैल्यू क्या आ जाता है? 5, 4 + 1। सेकेंड ऑप्शन में क्या रहेगा आई का वैल्यू? 3 3 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में क्या आ जाता है? 3। सिमिलरली तुम्हारा थर्ड ऑप्शन में, 0 थर्ड ऑप्शन में क्या रहता है? 0, या वहां पे क्या बोल सकते हो उसके? 1 बोल सकते हैं कि एक ही है तो वो एक ही रहेगा। आई का वैल्यू क्या रहेगा? 1, क्योंकि एक आयन जो भी है वो एक पार्ट तो है वहां पे। फोर्थ में क्या आ रहा है आई का वैल्यू? 4 सही है वहां पे। तो वो क्या रहता है उस केस में? 4 आ जाता है उस केस में। कैसे सोचते हो उस केस में? वहां पे CrH2O 6 3 प्लस, और ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें? CnO2 माइनस। क्लियर है? किस तरीके से ब्रेक करना? तो 3, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 + 3, ये क्या आता है इसमें? 4। तो सबसे ज्यादा आई का वैल्यू किस केस में आ रहा है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में। जितना ज्यादा वेंट ऑफ हेक्टर होगा उसका आयनिक कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा आ रहा है। आंसर फर्स्ट आ जाता है 8 का। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का 3 4 6। उस पार्ट में इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का 3। 11 के 3 में बुक पूछा जा रहा है कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर उसका लिखना है वहां पर। टीटी, NH3, Cl2, PY। PY का मीनिंग कौन सा ये आ रहा है? लिगेंड्स कौन सा? ये PY का मीनिंग क्या है? pyridine pyridine पिरिडीन। और पिरिडीन का वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जो पिरिडीन होता है हम लोग ऑर्गेनो में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। केमिस्ट्री में कुछ यहाँ पे दे रखा है तो कुछ नहीं दिया हुआ। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है? Pt का +2। क्लियर है? चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है यहाँ पे? इसमें कोई भी चार्ज नहीं है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है यहाँ पे। चार्ज कब आता है यहाँ पे? जब कुछ काउंटर आयन में Cl प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे Cl प्रेजेंट होता है एक, इस पे हम लोग बोलते हैं +1 चार्ज, इस पे -1 क्लोरीन पे होता है। तो चार्ज क्या रहेगा उस पे? 0। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये क्या था? मोनोडेंटल लिगेंड, ये भी मोनोडेंटल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता? 4। चिलेट, इसमें कोई भी चिलेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, और ये भी मोनोडेंटेट।
कोई भी चिलेट नहीं आ रहा। आईपीएस में लिख सकते थे खुद से, अब यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नेम क्या होता है, पीरिडीन, डाइक्लोराइड हो, अमाइन, नेम खुद से लिख सकते हो यहाँ पे, ऑक्सीडेशन बताइए यहाँ पे, अमाइन, डाइक्लोराइड हो, पीरिडीन, प्लेटिनम, सेकेंड, इस टाइप से सोचना था इसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में किया हुआ इस टाइप का, NiNH3 4, दो कोऑर्डिनेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, NiCl4। अब यहाँ पे सोचने का सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे NH3 का तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कारण सिर्फ क्या रहेगा, 0, बट यहाँ पे जो NiCl4 है, ये यहाँ पे Na पे Cl -4, तो क्लोरीन का अगर -4 आ रहा है, -1 × 4, तो इस निकेल पे क्या होना चाहिए, +4, बट यही जो चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है दोनों कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये क्या इस पे +4 आ रहा है, बट इस पे +4 ना आकर के क्या रहेगा, +2 इस पे भी और +2 इस पे भी आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो +2 इसका कब होगा, दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा तुम्हारा वो क्या है इसमें, +2, और इस निकेल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, जब इस कॉम्प्लेक्स पे इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे -2 चार्ज हो, इस पे -2 चार्ज, इस पे +2 चार्ज। सोचने का तरीका क्या था कि सर क्लोरीन है, इसमें तो 0 आ रहा है, बट इसमें -4 क्लोरीन के कारण जो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ इसमें अगर देखते हो तो +4, बट वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में। दैट मीन्स ये +2 और ये +2, और ये +2 दोनों में कब आएगा, जब इस पे चार्ज +2 आ रहा होगा इस कोऑर्डिनेट स्क्वायर पे, और इस पे जब -2 चार्ज होगा तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा होगा। दैट मीन्स ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर और ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाता है, +2, इसका भी +2, इसका भी +2। चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, चार्ज क्या रहेगा इसमें, +2 और एक -2 इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसी एक के लिए बात करेंगे, इसका भी 4, इसका भी 4, चिलेट कोई भी नहीं आ रहा है इसमें, और आईपीएस ने मैंने अभी जस्ट बताया, आईपीएस नेम जब लिखोगे इसमें, ये कैटायनिक और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, इसका क्या आता है यहाँ पे, टेट्रा अमाइन निकेल सेकेंड, और ये क्या आता है यहाँ पे, टेट्रा क्लोराइडो निकेलेट सेकेंड, क्योंकि ये एनायनिक आ रहा है। क्लियर है कैसे करना था इस क्वेश्चन नंबर 4 को। ये सेम टाइप का मैंने 4-5 क्वेश्चन क्लास में भी कराया हुआ है, वहां से भी एक बार चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी है इसमें, Mn2 CO10, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या रहेगा, 0, क्योंकि CO कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। Mn पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या रहेगा, 0। चार्ज ओवर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, मान लो कि इसमें कुछ नहीं, ये एक कोऑर्डिनेशन स्क्वायर है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 5, क्योंकि ये किसका डायमर होता है, MnCO5 का ही डायमर है ये। और डायमेराइज क्यों हो जा रहा है यहाँ पे है, कोई एक बताओ, ये डायमर क्यों बना लेता है अपना, EN रूल को फॉलो करने के लिए। सही है, बिल्कुल EN रूल को फॉलो करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे डायमराइज हो जाता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, बेसिकली 5। एक Mn के लिए चेक करेंगे, एक Mn से कितना CO कनेक्टेड होगा, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है यहाँ पे, 5। कोई चिलेटिंग लिगेंड नहीं आता है, बाकी इसका नेम अब क्या बोल लो, आंसर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है। आंसर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर दे रखा है यहाँ पे है, हम लोग मेनली इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसके रेस्पेक्ट में बता रहा था यहाँ पे है, बट इसका अगर डायरेक्टली इस कंपाउंड की बात किया जाए, शायद मैंने इसका स्ट्रक्चर भी क्लास में ड्रॉ कराया गया होगा,
स्ट्रक्चर के बेसिस पे फिर बताना था यहाँ पे, क्योंकि Mn2CO10 आ रहा है यहाँ पे, हम लोग डायमराइज करके देख रहे हैं, तो डायरेक्टली मुझे इसके मोनोमर से कोई मतलब नहीं, डायरेक्टली इसी से यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे यहाँ पे CO, जहाँ पे हम लोग EN पढ़े तो वहीं पे इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग Mn CO CO CO, एक Mn यहाँ पे कितना कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इस केस में देखोगे ये 6 बॉन्ड आ रहा है, और Mn के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड। जब भी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पे जब इसके स्ट्रक्चर में देखोगे तो Mn के सराउंडिंग में कितना बॉन्ड आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स यहाँ पे एक Mn का क्या आ रहा होगा यहाँ पे? 6। तो Mn2CO10 के स्ट्रक्चर से देखते हैं, CO तो 5 भी बॉन्ड बना रहा है, बट एक Mn के बीच भी बॉन्ड रहता है, एक Mn जो आ रहा है यहाँ पे 6 बॉन्ड से सराउंडेड है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है वहां पर। इसके स्ट्रक्चर से क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। तो बाकी नेम वगैरह आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या रहेगा इसका, एक कोऑर्डिनेशन नंबर इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे चेक करना था। नेक्स्ट है इसमें, तो इसमें डीपीपी नंबर 9 में तो कंप्लीट हो गया, और कोई डाउट हो डीपीपी नंबर 9 में? तो ठीक है, आगे देखते हैं डीपीपी नंबर 10। ये सब कुछ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे याद रखना, मैंने क्लास में भी कराया है, एनसीईआरटी बुक देखोगे। अब देखिए कुछ लोगों का सर एक ये क्वेश्चन होता है जनरल की, सर एनसीईआरटी बुक भी रीड करना है क्या? अब जैसे पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है तो एक बार एनसीईआरटी को भी, क्या संडे तो रीड कर सकते हो एक बार, बट जब रीड करोगे तो सारा कुछ पढ़ा हुआ ही लगेगा तुम्हें, बट फिर भी एक बार रीड कर लो, जे कि तुम्हारा लगेगा कि बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है। और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो भी एक बार देख सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बाकी हम लोग सारा कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसके क्वेश्चन खुद ब जब इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद ब खुद लग जाएंगे तुमको। डीपीपी नंबर 10, इसमें बताओ क्या क्या डाउट है डीपीपी नंबर 10 में? डीपीपी नंबर 10 में 15 का 10 7 6, देखते हैं क्या है उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 3 4 9, और डीपीपी नंबर 10 में और कुछ डाउट हो? 3 9 दोनों आ चुका ऑलरेडी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी डाउट है तो बताओ तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करते हैं इसमें यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें बोला जा रहा है कि हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स H2O6Cl2 एट एटॉमिक नंबर बेनेडियम का दिया हुआ है, जब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.93 बोर मैग्नेटॉन, द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन इन द बेनेडियम आयन। तो सबसे पहले बेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था वहां पे, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वहां पे तो भी H2 के कारण 0, Cl2 के कारण आएगा, बेनेडियम का क्या आ जाता है वहां पे? +2। ये क्या आ जाता है यहाँ पे? +2। अब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, इसका कन्फिग्रेशन लिखना था, तो 23 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला जाएगा 4s2 से, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 3d3 ये आ जाता है यहाँ पे।
अब क्या करना था, इसमें बोला जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट 3.93 बोर मैग्नेट है। इसका मीनिंग क्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये, इस टाइप से भी सिंपली सोचा यहाँ पे 1 2 3, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस 2, जो बोर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, √15, √16 का वैल्यू क्या होता है 4, उससे कम है थोड़ा, दैट मीन्स √15, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है 3। अब यहाँ पे सोचना था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 6, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सीएफटी में हम लोग क्लास में कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सीएफटी का जब केस होता है वहां पे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। नीचे कौन सा ऑर्बिटल रहेगा तुम्हारा T2G, और ऊपर कौन सा चला जाता है इसमें EG। तो T2G में का मीनिंग क्या है, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल है, DXY, DYZ, DXZ, क्लियर है यहाँ पे। इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन है, जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 1 2 3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता तो फिर सोचते कि पेयरिंग होगा या नहीं होगा, तो इसमें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों किस में जा रहा है DXY, DYZ, DXZ। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं वहां पे कि DXY, DYZ, DXZ सब में क्या रहेगा, एक एक रहता है, तो आंसर इसका फर्स्ट ही आ जाता फिर DXY, DYZ, DXZ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 को सीएफटी से इस तरीके से सोचना था, क्योंकि सीएफटी में ही जो डीजनरेसी होता है डी ऑर्बिटल को वो स्प्लिट हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर व्हिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है वो किसके लिए सबसे ज्यादा होता है, डेल नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगा, SFL के लिए। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का। तो आंसर क्या जाता है इसमें, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जाकर के चेक करते हैं, तो आंसर क्या जाता है इसमें CO। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है CO। क्लियर है यहाँ पे है, या और भी जो तुम लोगों का डाउट रहा था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे नहीं सॉल्व हो रहा था, क्या सोच रहे थे, तो वो भी बता सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो जितना भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है उसमें जब रिवाइज करो तो सारा कुछ पॉइंट उसी में मिलेगा तुम्हें, बहुत ही डिटेल में पढ़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। तो जब CFT में जाओगे तो वहां पे पूछा जा रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी D4 के लिए। D4 में मैंने दो केस पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स, जाकर के देखो CFT वाले थ्योरी में। इसमें बोला जा रहा है फॉर लो स्पिन, लो स्पिन दैट मीन्स लिगेंड्स कैसा है, मतलब इसमें सब लो स्पिन बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। मैंने SFL के लिए अलग से क्लास में कराया हुआ है और WFL के लिए अलग से क्लास में कराया हुआ है। तो लो स्पिन दैट मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर आ रहा है वहां पे दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। दैट मीन्स जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, थर्ड तक तो एक एक करके जाएगा बट फोर्थ SFL के केस में पेयरिंग हो जाएगा नीचे ही। बाकी वो फार्मूला तुम्हें पता है CFSC का, तो उससे निकाल सकते हो, और ये क्लास में भी कराया गया, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है यहाँ पे CrCO6। तो CrCO6 आ रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि नेचर ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड्स का नेचर क्या है इसमें, CO कार्बोनिल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड से है। नेक्स्ट बोला जा रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, लिगेंड्स कितना आ रहा है यहाँ पे है 6, और अगर 6 लिगेंड्स आ रहा है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे
वो चेक कर सकते थे सिंपली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, Cr का 0, कन्फिग्रेशन लिखना था यहाँ पे आर्गन 3d5 4s1 1 2 3 4 5 1 2 3। अब देखना कि एस में भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन वाला था क्रोमियम ये। अब यहाँ पे सोचने का तरीका ये है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे 3d5, बट वो क्या होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा, और जब पेयरिंग हो जाएगा तो ये पेयर अप हो जाएगा यहाँ। और फोरेस तो वैकेंट चाहिए मुझे, फोरेस क्यों वैकेंट चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आइदर sp3d2 या फिर d2sp3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यही तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों हाइब्रिडाइजेशन में s तो चाहिए वैकेंट, s वैकेंट चाहिए तो वो क्या होगा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से इसका जो ये भी इलेक्ट्रॉन है फोरेस का, वो भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे तुम्हें 3D में, और जैसे इसमें 3D में शिफ्ट हो गया, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पेयरिंग कर लेगा यहाँ पे। और जब ये भी पेयरिंग कर लेगा तो इसका ये दो इलेक्ट्रॉन तो, ये दो ऑर्बिटल तो वैकेंट होगा ही, ये दो ऑर्बिटल वैकेंट है, अब s भी वैकेंट हो गया और p तो वैकेंट है ही, ये क्या जाता है यहाँ पे d2sp3, ये रहा यहाँ पे है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहा था वो क्या जाता है यहाँ पे d2sp3। बाकी मैग्नेटिक बिहेवियर अब चेक कर सकते थे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थी, क्या जाता है यहाँ पे डायमैग्नेटिक। क्लियर है, यहाँ पे क्या सोचना था, अगर कुछ भी नया क्वेश्चन है तो उसको जो प्रोसेस है उससे करना था यहाँ पे। और इसमें अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं एस तो वैकेंट चाहिए ही, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 तो क्लास में किया गया क्वेश्चन है, COF6 3-। अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ लिगेंड है इस केस में COF6 3-, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे जो नेचर ऑफ लिगेंड्स है वैसे ही एक्सेप्शन केस रहता है +3 में, तो +3 में जो भी लिगेंड्स होता है वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह। बट यहाँ पे अगर फ्लोरीन का केस है, ये वीक लिगेंड्स होगा यहाँ पे। इस केस में देखना यहाँ पे इसका एक बार आंसर भी चेक करो कि WFL ही आ रहा होगा, नेचर ऑफ लिगेंड्स WFL और SFL में 7th में, क्योंकि यहाँ पे COF6 3-, एक एक्सेप्शनल केस होता है यहाँ पे है। ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे वैसे भी नॉर्मली भी न्यूट्रल ये वीक लिगेंड्स है, और यहाँ पर इस केस में भी ये WFL की तरह ही एक्ट करता है यहाँ पे। एक बार आंसर चेक करो क्या आ रहा है 7th का, WFL। WFL। इसके अलावे जो भी रहता है वहां पे तो फिर वो SFL रहता है, ये क्या होगा WFL ही रहेगा। बाकी हाइब्रिडाइजेशन अब उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जब ये WFL है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, WFL है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, तो CO+3 में आर्गन 3d6 ये आ जाता, और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाएगा इस केस में। दैट मीन्स 1 सिंगल सिंगल पहले जाता फिर पेयरिंग होता है यहाँ पे। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है तो पैरामेटिक बिहेवियर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है इसका, sp3d2, बाहर का डी यूज होगा क्योंकि ये तो पेयरिंग होना नहीं है यहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में NiNH3, ये भी कई बार क्लास में आया हुआ है, NiNH3 6+2। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, +2, क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है। कन्फिग्रेशन क्या आता है यहाँ पे, आर्गन 3d28, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गया 26, दैट मीन्स 3d8।
अब यहाँ पे सोचने का तरीका इसमें यह है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब NH3 का जो नेचर है यहाँ पे वो किस तरीके का होगा, यहाँ पे वो सोचना है। यहाँ पे वैसे NH3 किस कैटेगरी में होता है, SFL, बट इस केस में अगर देखें यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 6 7 8। अगर मान लें कि SFL मान के इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा भी देता है यहाँ पे, तो पेयरिंग हो भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट भी हो गया, इसके पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा, एक ही डी वैकेंट होगा। लेकिन अगर इनर वाला डी यूज होना है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आना है इसका, तो कम से कम 2 डी वैकेंट चाहिए। यहाँ पे होता क्या, 2 डी तो वैकेंट मिलेगा नहीं, इसमें जो डी यूज करता है वो आउटर डी यूज करेगा यहाँ पे। और जब आउटर डी यूज करता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका यहाँ पे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का होता है पेयरिंग भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेयरिंग करा करके भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। NiNH3 और 6+2 में जो NH3 का बिहेवियर है वो क्या रहेगा तुम्हारा, WFL, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो पाएगा यहाँ पर। क्लियर है ये क्वेश्चन? कई बार एग्जाम में भी आया हुआ नीट में, तो इसको एक अलग से याद रखना था। और जब WFL आ गया इस केस में, बाकी हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 आ ही रहा है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग सोच लेते क्या रहेगा। क्लियर है अब ये क्वेश्चन नंबर 10? तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। कि नीट का जब एक्सरसाइज 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है वहां पर। नेक्स्ट है इसमें DPP नंबर 11। DPP नंबर 11 में C का 5 1 2 3 7 8 C का 5 1 2 3 7 8 1 2 3 7 8 ऑलरेडी 2 आ चुका है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो फिर से मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 को देख लेते हैं। इसके अलावा 1 2, अब 3 में जैसे कुछ लोग 3 बता रहे हो, तो 3 में कौन सा डाउट है, एक तो 5 आ रहा है, तो 3 में से कौन सा वो स्पेसिफिक बताओगे वहां पर? 1 2 7 1 2 7 उसका आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था, और 3 का 1 2 7 8 8 अलग से, आई थिंक 1 2 7 3 का 5 1 2 7, आई थिंक ये 1 2 7 इसका नहीं है, या अलग से है? सर 2 और 8 है। वो 8 है इसमें, तो 3 का 5 1 2 7 और 2 और 8 अलग से। इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो बताओ। तो ठीक है, इसमें 2 और 8 चेक कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है यहाँ पे, which of the following coordination entities should be expected to absorb light of lowest energy? लोएस्ट एनर्जी का लाइट एब्जॉर्ब करे वो कौन सा रहेगा वहां पे? अब इसमें देखना था यहाँ पे कि लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या था, हम जो रिलेशन पढ़े थे, डेल नॉट ई इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब था वही क्या था, hc अपॉन लैम्डा एनर्जी एब्जॉर्ब, और वही क्या था, डेल नॉट के बराबर hc अपॉन लैम्डा। यहाँ पे देखना था कि which of the following coordinate entities should be expected to absorb light of lowest energy। ये लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या यहाँ पे है, ये एनर्जी कम हो। ये एनर्जी कब कम होगा, जब डेल नॉट का वैल्यू भी क्या हो वहां पे,
कम होगा। और डेल नॉट का वैल्यू किसके लिए कम होता है? जो WFL होता है, WFL के लिए डेल नॉट का वैल्यू कम और SFL के लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा। तो शुरू से करते आ रहे हैं, यहाँ पे SFL है, दैट मीन डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा रहेगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, तो लोएस्ट एनर्जी दैट मीन डेल नॉट का वैल्यू क्या हो यहाँ पे? कम। तो वीक फील्ड लिगेंड्स चेक करना था यहाँ पे। हर केस में देखो कि WFL किस में प्रेजेंट है, वाटर, F, NH3 और CN। तो सबसे वीक कौन सा रहेगा? फ्लोरीन। सेकंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, वहां से F आ रहा है, दैट मीन्स आंसर क्या आता है इसका? सेकंड। इसमें बोला जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी में क्या आ जाता है फिर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखोगे यहाँ पे 1-2 का जो आ रहा है, ये एक स्पेशल केस होता है। यहाँ पे CrO4 2 माइनस या MnO4 2 माइनस, इस टाइप से अगर आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो सोचने का तरीका है यहाँ पे, MnO4 2 माइनस या CrO4 2 माइनस, इसी एक की बात करूँ मैं, यहाँ पे दोनों सेम टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +6। और जब कन्फिग्रेशन लिखोगे यहाँ पे है, ये क्या होता है? आर्गन 3D0, आर्गन 3D0 क्रोमियम +6 में। यहाँ पे जो 3D का जो इलेक्ट्रॉन है, जो 3D ऑर्बिटल, वो बिल्कुल क्या वैकेंट हो गया अब यहाँ पे, जैसे इसका 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। और जब ये वैकेंट हो गया, ये तो 3D है, S भी है इसके पास, बाकी P भी रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट हुआ, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन वैकेंट हुआ है? S से, और S से और 3D से। और जब ये 3D और 4S से वैकेंट हुआ है, अब यहाँ पे देखना है कि 4P भी वैकेंट है यहाँ पे इसके आगे। बट मुझे लोअर लोअर एनर्जी में ही, जो पढ़ते हुए एनर्जी का ऑर्डर, तो 3D का कम, सबसे पहले क्या होता है? 4S का कम है, देन 3D का। बट एक सीक्वेंस में लिखने के लिए 3D को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 3D 4S का जो एनर्जी होता है वो 4P से कम है, और 4P से कम है, तो इसमें जो इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, वो लोअर एनर्जी का इन्वॉल्व होता है। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? सोच सकते हो, तो 4 ऑक्सीजन एटम आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट मीन्स मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। और जब 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो मुझे लो एनर्जी में ही प्रेजेंट है यहाँ पे। तो D 3 यहाँ से मिल जाता, और एक S का आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है वो क्या रहेगा तुम्हारा? D3S। एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है, इसको अलग से याद रखना था यहाँ पे। CrO4 2 माइनस, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा? D3S। और इसका जो ज्योमेट्री रहेगा वो टेट्राहेड्रल आता है इस केस में यहाँ पर। तो क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल, जो कि कोऑर्डिनेट नंबर 4 में जनरली होता भी है, स्क्वायर प्लेनर भी होता है, बट इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा? टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन D3S। क्योंकि sp3 क्यों नहीं आ रहा है इसका? तो sp3 इसलिए नहीं आ रहा कि P में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका एनर्जी ज्यादा है। कम एनर्जी में 3 वैकेंट d ऑर्बिटल मिल गया यहाँ पे, दैट मीन्स इसी का 3D यूज हो जाएगा, 3D ऑर्बिटल, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल 4s का, ये D3S आ जाता है। सिमिलरली MnO4 2 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा तुम्हारा? वहां पे चेक कर लो, यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पर भी सेम +6, और Mn+6 का जब कन्फिग्रेशन लिखोगे यहाँ पे, आर्गन 3D1, और जब ये आर्गन 3D1 आ रहा है यहाँ पे, तो अभी भी 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 4 अभी भी वैकेंट है यहाँ पे। तो जब 4 वैकेंट है, यहाँ पे इसका 3D ऑर्बिटल और एक 4s का, क्योंकि इसमें MnO4 2 माइनस, ऑप्शन कितना आ रहा है यहाँ पे? 4, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दैट मीन्स 4 वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा। ये भी क्या था? D3S। यहाँ पे 4P का यूज नहीं होना है, क्योंकि लोअर एनर्जी में ही 3D में ही 3 वैकेंट ऑर्बिटल मिल रहा है।
क्लियर है यहाँ पे है। ये क्या हो जाता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये क्या रहेगा तुम्हारा पैरामेग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर मैंने बताया यहाँ पे। इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। ये क्या हो जाएगी आर्गन 3d0, ये डायमैग्नेटिक। इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास नोट्स में देखो, ये हम लोग बीबीटी के लास्ट में ये क्वेश्चन किए होंगे हम लोग। HgSCN4, और ये क्या यहाँ पे है 2 Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+। पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे जो HCN होता है वो कैसे ट्रीट होता है यहाँ पे बल्कि लिगेंड। और जब वो बल्कि लिगेंड्स है यहाँ पे, तो ये इसका दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, आइदर sp3 और dsp2, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 या sp3, यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा रहेगा। dsp2 दैट मीन्स स्क्वायर प्लेनर, और SCN माइनस जो होता है ये कैसा होता है बल्कि लिगेंड। तो क्लास में सेम जाकर के देखो कराया भी गया है। और जब ये बल्कि लिगेंड्स है, ये एक प्लेन में नहीं आ पाएगा, 90 डिग्री एंगल पे नहीं रहेगा। 90 डिग्री एंगल से ज्यादा ही इसके लिए चाहिए यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए। तो क्या होगा वहां पे टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, 109.5 एंगल में चला जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन भी होता है sp3 एंड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। क्लियर है यहाँ पे। बाकी इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसका एक बार कन्फिग्रेशन पूरा कंप्लीट लिखो यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल पाएगा उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना परसेंट है। एक बार क्लास नोट से देखोगे। बट एक याद रखना है कि स्पेशल टाइप का ये भी है, एससीआर में से बल्कि लिगेंड्स है, दैट में से टेट्राहेड है। डायरेक्टली अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी क्या करना था वहां पे के AgF4। अब यहाँ पे अगर कुछ रैंडम सा कंपाउंड आ जाए, उसका जो प्रोसेस है वही सोचना है कि लिगेंड्स कितना आ रहा है यहाँ पे 4, और 4 लिगेंड्स अगर आ रहा है, Ag का ऑक्सीड ये ज्योमेट्री क्या रहेगा, या हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3 या dsp2, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सोच के Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। +3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे प्रोसीड करना है। और जब +3 आ गया तो इसका कन्फिग्रेशन लिखो। अब यहाँ पे क्या रहेगा, क्रिप्टन 46 होता है यहाँ पे है, 3d सॉरी 4d 36 + 10 46, और एक इलेक्ट्रॉन, बेसिकली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा रहा है इस केस में। यहाँ पे ये क्या आता है यहाँ पे 11 में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा 4d8, ये आ रहा होगा यहाँ पे। और जब 4d8 आ रहा है इस केस में यहाँ पे, बेसिकली पहले एक एक करके जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या आ जाता है S, और बाहर का P यूज होगा, तो क्या रहेगा sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक बार चेक भी करो sp3 आ रहा होगा वहां पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री क्या रहेगा टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आ जाता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक। एक बार चेक करो ये आ रहा है कि या नहीं। सर sp2r। अब देखते हैं यहाँ पे पेयरिंग का, यहाँ पे वैसे तुम लोग नॉर्मली यहाँ पे सोच रहे हैं AgF4, इसमें अब जो है कि फ्लोरीन है यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पे WFL है, बट इसका आंसर क्या दिया हुआ पहले वो बताओ। तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये WFL है, कुछ अगर एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक करो आंसर। DSP2। DSP2 दिया हुआ है।
Square planar. स्क्वायर प्लेनर, Diagonal. ठीक है, वो तो फिर बाकी सब तो आ ही जाएगा। अगर DSP2 हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो तो अनपेयर्ड फॉर्म बचेगा नहीं। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पेयरिंग हो या ना हो, बस एक ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि फ्लोरीन जो आ रहा है, नॉर्मली तो वीक लिगेंड्स होता है तो पेयरिंग होगा नहीं यहाँ पे है, बट AG के केस में यहाँ पे है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो देखते हैं इसको भी। अगर हम लोग अभी तो मान के चलो ये एक्सेप्शनल अगर आंसर ऐसा दे रखा है, एक्सेप्शनल केस होगा ये। बाकी बार मैं चेक करके बताता भी हूँ कि जो क्लोरीन है वैसे तो हर जगह क्या रहता है विक्लिगेंट, अब AG के केस में वो SFL की तरह एक्ट करता है या नहीं करता है वहां पे है। यहाँ पर अगर ऐसा आंसर दे रखा है तो SFL होगा, बट फिर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका कि क्या क्लोरीन AG के केस में कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। इसको लोग निष्कासन फिर देखते हैं यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। एक याद भी दिलाओगे इसमें कि क्वेश्चन नंबर 7 एक ही आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, उसमें एक बार देखते हैं फिर क्या रहेगा। बाकी जो आंसर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अभी याद कर सकते हो। इस केस में स्पेसिफिक वो क्या रहता है यहाँ पे, एक्सेप्शनल की तरह एक्ट कर रहा होगा तभी इस टाइप से आ रहा है। बाकी फिर भी मैं एक बार आंसर भी वेरीफाई करता हूँ इसका। तो ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन 8 अलग से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये तुम लोग क्लास में किए हुए थे कि फेक मर आइसोमेरिज्म दैट मींस फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। किस कॉम्प्लेक्स में फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर आता है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं आइसोमेरिज्म में। Ma3B3 वाले में क्या रहता है, इस टाइप का पॉसिबल हो पाता है वहां पर। ये रहे यहाँ पे Ma3B3 टाइप में ही फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर आ पाता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें DPP नंबर 2 DPP और बढ़ा गया इसमें, बाकी वो दोनों आसान सा है। DPP नंबर 12 एंड 13। तो बाकी या क्वेश्चन अगर मैं इसको देखता हूँ, अगर कुछ इसमें आता है तो मैं ग्रुप पर भी सेंड कर देता हूँ कि इस केस में इसका बिहेवियर क्या रहता है। 2 और 9 देखते हैं हम लोग DPP नंबर नेक्स्ट में। DPP नंबर 12 में 2 एंड 9, सॉरी इसमें 4 एंड 5, 4 5 8। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, चेक कर लेते हैं उसको भी। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, इतना ही। और कोई डाउट हो चेक कर लेते हैं जो भी है उसमें वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन 1 2 में चेक कर लेते हैं जो भी है उसमें वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 उन्हें बोला जा रहा है कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल है 4 आइसोमर किसमें आ रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 1 में COEN NH32 Cl2, जो भी चार्ज है उससे मतलब नहीं है यहाँ पे Cl, मुझे तो इससे मतलब है यहाँ पे। ये किस टाइप का आ रहा है यहाँ पे सोचना था कि M A A
A2B2 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे। सेकंड वाला जो आ रहा था यहाँ पे है, उसमें क्या आ रहा है तुम्हारा COPPH3 ट्वाइस NH3 ट्वाइस है बेसिकली है, और ये क्या आ रहा है तुम्हारा Cl2। ये किस पैटर्न का आ रहा है यहाँ पे, MA2B2C2। आई थिंक ये क्लास में लोग केस किए होंगे, एक बार क्लास नोट देखो आइसोमेरिज्म का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या था, मोनोडेंट लिगेंड से ये भी मोनोडेंट और ये भी मोनोडेंट। MA2B2C2 क्लास नोट्स में देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितना आ रहा था। चेक करो सब लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। या नहीं किया ये केस, देखो जब तो बुकलेट में तो होगा ही, नोट्स में। अब यहाँ पे सोच भी सकते थे सर इसमें कितना आ रहा है यहाँ पे, A2B2C2 टाइप का देखोगे तो। हाँ बताओ, कुछ मिल रहा है तो। 5 5 जो भी आप डेट में 4 से ज्यादा है, क्लास में किए होंगे तो उसमें चेक कर लो कितना आ रहा है वहां पर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4, या रैंडम सोचना था, कैसे सोचते हैं, इसका ट्रांसफर बनाते हैं वहां पे, A B C बाकी ऑलरेडी क्लास में किया हुआ था ये फिर क्या रहा था, A BC का पेयर बन जाता है। फिर क्या रहेगा इसमें, AB B ये फिर क्या रहेगा तुम्हारा, AC और फिर ये B और एक लास्ट में क्या रहता रैंडम था तुम्हारा, AB AC एंड BC। तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आ रहा होगा, और ये लास्ट वाला तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा था, तो ये टोटल 6 आ रहा होगा। केस देख पा रहे हो सब लोग जो क्लास में किए थे हम लोग, रैंडम को साथ साथ इस तरीके से ट्रांसफर बना के चेक करना है। इसमें तो 4 से ज्यादा आ रहा है, आई थिंक आंसर फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे फर्स्ट ही आ जाएगा, और फर्स्ट को भी इसी तरीके से सोचना है यहाँ पे। क्लियर है, एक ही मोनोडेंटेट है, एक ही बाइडेंटेट है, बाकी सब मोनोडेंटेट है, तो इसका भी ट्रांसपेयर के कंसेप्ट से सोच सकते हैं यहाँ पे। आंसर एक बार चेक कर लो, फर्स्ट ही आ रहा होगा, तो इसमें तो 6 आ जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिला के। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इन द कॉम्प्लेक्स FeCO5 द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और हम लोग क्लास में किए भी थे इसका। एक्स का वैल्यू जो रहेगा यहाँ पे 5, ये याद रखने वाला पार्ट। FeCO5 TVP ज्योमेट्री आ रहा था इसका, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे मेमोराइज करना है यहाँ पर। बिल्कुल आयरन कार्बोनिल है, उस केस में जो वैल्यू रहेगा एक्स का वहां पे, वो क्या आ जाता है वहां पे 5। ये याद रखने वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ इनांशियोमर। इनांशियोमर का पेयर बोलने का मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव जिसमें आ रहा हो। तो जो 5 का ए है, वो तो ना तो GI शो करेगा ना OI शो करता है, 5 का फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो 5 का जो सेकंड ऑप्शन है, वो OI शो नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। CrNH3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो थर्ड केस था, उसमें जाकर के देखते हैं, MA4B2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है। ये कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था वहां पर। किस टाइप का आ रहा है तुम्हारा, MA4B2। ये केस तुम्हें देखना पड़ेगा, यहाँ पे NH3 4 आ रहा है,
NH3 मोनोडेंट लिगेंड, दैट ए एज्यूम करो, ये भी मोनोडेंट लिगेंड, इसको बी एज्यूम करो, M, A4, B2, और ये थर्ड केस जाकर के देखते हैं, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं रहता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड वहां पे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात ही नहीं करते वहां पे, क्योंकि उसमें वैसे भी दो दो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर आ रहा है, दोनों को अगर इंडिविजुअली भी देखें तो भी वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो नहीं कर पाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन है 4, CrEn ट्वाइस Cl2। और वैसे भी मैंने एक पॉइंट लिखा रखा, अगर कुछ याद हो, कि अगर सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और टू बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, उसका जो सीज फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड सीज फॉर्म इसका ऑप्टिकली एक्टिव। जब भी दो बाइडेंटेड लिगेंड्स दिख जाए, चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, उसका सीज फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है तो इनहांसोमर पेयर बना पाएगा वहां पे। क्लियर है, इसका जो सीज फॉर्म होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव, दैट मीन इनहांसोमर पेयर आ पाएगा। तो ये केस तो याद ही रख लो, यहाँ पे काफी हेल्प करेगा तुम्हें कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो वो उसका जो सीज फॉर्म होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन शेप्स 1 to 4 कैन नेवर एग्जिस्ट एज ज्योमेट्रिक आइसोमर रिगार्डलेस ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द लिगेंड्स। सही है, यहाँ पे है। अब कौन कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है यहाँ पर, इसमें जो फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे, अब कुछ क्वेश्चन को सोचना रहेगा जो हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए 8 का आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट, अगर कोई लीनियर स्ट्रक्चर है इस टाइप का अगर आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप से ले लो, यहाँ पे कोई एक सेंटर मेटल है M और लीनियर है तो उसका वहां पे ज्योमेट्री भी क्या, ये हाइब्रिडाइजेशन SP-AB, इसको भी कुछ भी चेंज करो, ये लीनियर है, इसको इस टाइप से भी ले आओगे, ये लीनियर ही रहेगा, इस B को इधर ले आओ, दैट मीन्स इसके अलावा कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे। ये भी सेम ही है, यहाँ पे एक ही लाइन पे आ रहा है, ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें टेट्राहेड्रल, हम लोग क्लास में किए हुए हैं कि टेट्राहेड्रल में भी जो भी लिगेंड्स होता है वो इक्विवेलेंट नेचर का होता है, और जब इक्विवेलेंट नेचर का रहेगा इसके बीच का एंगल जो रहेगा हमेशा 109.5। अभी L1 L3 के बीच का एंगल क्या होगा यहाँ पे 109.5, क्योंकि मैं प्लेन में दिखा रहा हूँ। एक्चुअल जब 3D में सोचोगे तो हर एक लिगेंड्स के बीच का एंगल, चाहे L1 L4 हो, L1 L3 हो, L1 L2 हो, सबके बीच का एंगल क्या रहता है 109.5। अब किसी को कहीं पे चेंज भी कर देते हो, L1 को इधर ले आओ, L4 को ऊपर ले गए, तो फिर भी जो हर एक लिगेंड्स के बीच का एंगल है वो 109.5 ही रहेगा, तो नया ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं मिल पाता है। तो लीनियर एंड टेट्राहेड्रल के केस में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्लियर है, जबकि स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाता है, जो कि हम लोग क्लास में किए थे। तो आंसर क्या जाता है इसका यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन्स लीनियर एंड टेट्राहेड्रल। ऑप्शन चेक कर लेते कौन सा रहता है वहां पर। तो जहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किए थे, फर्स्ट केस हम लोग टेट्राहेड्रल से स्टार्ट किए थे, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट है इसमें DPP नंबर 13, DPP नंबर 13, इसमें बताओ क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 37 और इसके अलावा वो देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें बहुत ज्यादा आसान था, आइसोमेरिज्म का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 and 7, सबसे पहले हम लोग 3 की बात करें यहाँ पे,
कॉम्प्लेक्स सोन बाय, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया यहाँ पे एम ए डी बी सी ई एफ, ये क्या यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। और इसमें देखोगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, बी एंड सी सेम टाइप है यहाँ पे, सेम साइड। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे, और ए और डी अपोजिट है। अभी ए और डी अपोजिट है, इस बी को अगर यहाँ पे ले आएंगे और ए को यहाँ पे, तो बी और डी अपोजिट हो जाएगा ट्रांसपोजिशन पे। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। तो किसी को भी चेंज करते हैं एक नया अरेंजमेंट मिल पाएगा। अभी ए डी अपोजिट है, बी को इधर लाते हैं, ए को इधर लाओगे तो बी के अपोजिट में डी आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कहीं से भी सिमेट्रिसिटी तुम्हें नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब तो डिफरेंट ही है। कोई सेम होता तब तो उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी आता। यहाँ तो सब हर एक जो लिगेंड्स है सब डिफरेंट ही है, और जब सब डिफरेंट ही है यहाँ पे, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी रहेगा यहाँ पे, कहीं से भी सिमेट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा। ये दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ। आंसर थर्ड आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, कि किसी को भी चेंज करोगे तो नया अरेंजमेंट मिलेगा। दैट मीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही, और कहीं से भी पीओएस और सीओएस नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि सब डिफरेंट है। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी रहेगा। आंसर क्या आता है, 3, बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द 4p ऑर्बिटल। तो 4p ऑर्बिटल में किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे। एक मैंने क्लास में एग्जांपल कराया हुआ है, जाकर के एक बार पेज पलट करके देखो भी तुम लोग। CuNH3 होल 4+2, ये कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, VVT का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का लास्ट एग्जांपल होगा। एक बार पेज पलट करके देखो भी। VVT में जो पहला केस पढ़े थे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, उसमें 3-4 एग्जाम्पल में एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने कराया होगा वहां पे। Cu+2 कॉन्फ़िगरेशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3D9, और जब ये 3D9 आ रहा था वहां पे, एक्सेप्शनल केस है ये, 1 2 3 4 5। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था ये 4s था, ये 4p, इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहा था 4p में, और ये 3D। ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शनल केस है, ये 4p में शिफ्ट हो गया, और जैसे ये खाली हो गया यहाँ पे, ये इसमें आ गया, ये जब वैकेंट हो गया यहाँ पे, तो DsP2 इसका एब्डेशन भी आता था। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केस है। इसका आंसर भी क्या रहा होगा, सेकेंड, उसी में 4p में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी एक्सेप्शनल केस वाला भी एग्जाम्पल हम लोग क्लास में किए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना था। और कोई डाउट इसमें यहाँ पे है? चलो ठीक है, इसमें यहाँ पे फिर अब ये क्वेश्चन देखोगे, हम लोग पिछले लेक्चर में जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड का डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे जो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 था, मेंस वाला सेक्शन, उसमें कोई एक क्वेश्चन था वहां पे, क्वेश्चन नंबर कितनी को याद हो, क्वेश्चन नंबर 21। एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन देखना चाह रहे हो तुम लोग इसमें, तो एक क्वेश्चन में बोला था कि उसको डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 जो जे मेंस का था, उसका क्वेश्चन नंबर 21। काफी आसान सा क्वेश्चन था वहां पे। उसमें क्वेश्चन में वहां पे ये था, देखो एक मिनट, CuNH3, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, Br2 पॉजिटिव चार्ज Br माइनस, CuNH3 थ्राइस Br3, बाकी NH3 बन रहा था।
अब इसमें सोचना यहाँ पे ये था, ऑप्शन में बोला जा रहा है कि टू आइसोमर आर प्रोड्यूस इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज अ सीस आइसोमर। जब इसका सीस फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे हम लोग NH3 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 NH3, और दोनों बी आर को क्या करना था, सेम साइड। तो जब ये सीस आइसोमर आ रहा है रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स का, तो बोला कि दो आइसोमर बनेगा जब बी आर माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब हम लोग क्लास में थोड़ा आइडिया भी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे। ये बी आर माइनस NH3 को सब्स्टिट्यूट करेगा ये। अब देखने कि अगर ये बी आर माइनस किस किस NH3 को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इस दोनों NH3 में किसी को भी सब्स्टिट्यूट करता है एक को। इस तरीके का कुछ आएगा यहाँ पे CO, मैं किसी एक का इस NH3 नीचे वाले को करा दो यहाँ पे है, या किसी एक को करा दो यहाँ पे Br NH3 NH3, और ये क्या आ जाता तुम्हारा इसमें NH3, और ये Br और Br। एक तो ये आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें यहाँ पे, यही जो Br है इस दोनों NH3 ये सिमेट्रिकल टाइप का था, इस दोनों को रिप्लेस ना करके इस दोनों NH3 को रिप्लेस करे दोनों में से किसी एक को, तो CO ये NH3 एज रहेगा यहाँ पे, NH3 Br NH3 Br और एक ये Br। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे दो आइसोमर भी मिल पाएगा आफ्टर रिएक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच के बताओगे तुम लोग, ये किस टाइप का कम्प्लेक्स आ गया, Ma3B3, और Ma3B3 में ये सेम साइड बन रहा है यहाँ पे। ये कौन सा केस था, ऐसा जगह दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये फेशियल आइसोमर था, फेक आइसोमर। और ये कौन सा आ जाता तुम्हारा इसमें यहाँ पे है, ये मेरिडोनियल मर आइसोमर। तो जब यहाँ पे इसका सीस फॉर्म का रिएक्शन Br माइनस के साथ होगा, यहाँ पे दो आइसोमर बन पा रहा है, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि टू आइसोमर आर प्रोड्यूस, एक फेक आइसोमर एंड एक मर आइसोमर। अब इसका ट्रांसफॉर्म लिया जाए, एक अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, बट इसको इस तरीके से सोचना था यहाँ पर। जब इसका ट्रांस आइसोमर लेंगे इसी रिएक्टेंट का, तो ट्रांस आइसोमर का मतलब क्या होता है कि Br अपोजिट कर देते हैं, NH3 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 और ये NH3। अब यहाँ पे सोचना था इसमें रिप्लेस क्या करना था, एक Br माइनस आकर के एड होगा और एक NH3 को बाहर करेगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था। ये Br माइनस अब किस NH3 को बाहर करे, ये चारों NH3 सिमेट्रिकल टाइप का ही, कहीं से भी अगर एक NH3 को बाहर करेगा, चाहे यहाँ से बाहर करे चाहे यहाँ से बाहर करे, कहीं एक जगह से मैं बाहर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे है CO। तो किसी भी एक NH3 को कहीं ये चारों में से किसी एक को बाहर करेगा तो कौन सा आइसोमर बनाएगा वो सोच के बताना है। एक ही हमारा आइसोमर, अब जो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें सोचना कि ये कौन सा आइसोमर है, एक ही हमारा। तो फेक कब होता है, जब तीनों NH3 या तीनों Br सेम साइड हो, इस टाइप से। इसमें सेम साइड नहीं आ रहा है, इसमें दो Br आ रहा है और इस टाइप का कुछ बन रहा है, ये क्या रहेगा तुम्हारा, हमारा आइसोमर। अब ये NH3 ऊपर वाले को भी यहाँ पे Br लाते हैं, तो फिर उस टाइप से वो भी हमारा आइसोमर बनता, तो यहाँ से एक ही मिल पाता, यहाँ से दोनों नहीं आ पाता। किसी NH3 को रिप्लेस करो तो सिर्फ हमारा आइसोमर बन पाता है। उसका जो सेकंड स्टेटमेंट था, ओनली सॉरी लास्ट स्टेटमेंट, second last, only one isomer is produced if the reactant complex ion is trans isomer। इसका जो स्टेटमेंट करेक्ट है 1 और 3। क्वेश्चन समझ रहे हो यहाँ पे किस टाइप से करना था, इसमें सोचना था कि जो Br माइनस है अगर अलग अलग NH3 को रिप्लेस करता है यहाँ पे तो दो आइसोमर बन पा रहा है, लेकिन जब इसमें किसी भी NH3 को रिप्लेस करता है Br माइनस, उसमें एक ही आइसोमर बन पा रहा है यहाँ पर।
क्लियर है? यहाँ पे है एक ये क्वेश्चन, वहां पे हम लोग छोड़े हुए थे, उसको भी इस टाइप से देख पा रहे हैं। चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम हुआ 5 मिनट, बट आई थिंक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं, पूरा डीपीपी पूरा मॉड्यूल डिस्कस किए हुए हैं। इसका जितना ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट में आता है, हर एक क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे अब, क्योंकि अगले संडे को टेस्ट है भी, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही मेजर पार्ट रहेगा। बाकी ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो चुका है, तो बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, हाइड्रोकार्बन भी अभी कुछ लेक्चर और हो जाएगा, तो उसका भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो तुम लोगों को और कुछ डाउट हो वो बता सकते हो अभी, कोई भी डाउट जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट संडे के टेस्ट में हिस्ट्री आइसोमेरिज्म भी आने वाला है। देखते हैं, अभी तक हिस्ट्री और आइसोमेरिज्म तो आ ही रहा था वो, तो अगर हाइड्रोकार्बन सफिशिएंट अगर 4 लेक्चर लग जाता है तो 4 लेक्चर में फिर हाइड्रोकार्बन अगर आता भी, तो तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन ही रहने वाला हिस्ट्री आइसोमेरिज्म से। मेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर जो करंट टॉपिक चल रहा है बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड हाइड्रोकार्बन। हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का बेसिक जो आना चाहिए, अब क्या क्या रिवाइज करो जब हिस्ट्री आइसोमेरिज्म को रिवाइज कर रहे हो? आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करूं तो इजेड कॉन्फ़िगरेशन, और इजेड एंड आरएस कॉन्फ़िगरेशन के जो यूज होता है, जो रूल सीआईपी सीक्वेंस को, उसको रिवाइज करना है। बाकी पीओएस और सीओएस मतलब बेसिक ही रहना है, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक्सरसाइज 3 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हर एक ईयर एवरी ईयर पूछता भी नहीं है नीट, 2-3 साल के बाद एक आध साल पूछ ले जाता है एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री आइसोमेरिज्म से, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। बट बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वहाँ भी, क्योंकि उसी का कुछ देख लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आता है, तो बेसिक क्लियर होना चाहिए वहाँ पर भी। बाकी सिलेबस में अपडेट करता हूँ नेक्स्ट संडे का, मंडे ट्यूजडे तक मैं सिलेबस में अपडेट कर दूंगा जितना जल्दी हो पाए। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर आज का, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे।